हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है वेब स्टूडियो में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में करने वाले हैं मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन आपका होगा दोस्तों। और ये पेपर है 23 दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथमेटिक्स का। इससे पहले मैं आपको बता दूं 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर का सीडीपी मैथ्स ईवीएस हो चुका है। और दोस्तों 23 दिसंबर का सीडीपी भी मैं करा चुकी हूँ। ये मैथमेटिक्स आज हम लोग कर रहे हैं और ईवीएस भी 23 दिसंबर का हो चुका है। ये सारी वीडियो अगर दोस्तों आप नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीरियल वाइज सारी वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना टाइम वेस्ट किए। और आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप चैनल पर पहली बार होंगे या दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके और कोई भी सेशन आपका मिस ना हो। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर करना। ये फ्रेंड्स पेपर जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ना 2021 में, सेम वही पेपर है। सीटेट का जो ऑफिशियल फाइनल आंसर की था उसके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका नहीं होने वाला है, किंतु परंतु नहीं होने वाला है। इस सेशन को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे साथी आपकी होंगी, हमारी भी हैं ऐसे बहुत सारे दोस्त और साथी फ्रेंड्स जिनको नहीं पता होता है कि कहाँ से हम ओरिजिनल पेपर को डाउनलोड करें, कैसे आंसर की डाउनलोड करें और कैसे मैच कराएं। अगर फ्रेंड्स अगर पता भी है तो इसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, बट हमारे और आपके पास टाइम बहुत कम है। अब एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के बहुत कुछ ही दिन बच गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन को। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं क्या है। शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9, 16 है तो वह वर्ग बन पाता है। टोकन की संख्या अगर 4 है तो वर्ग बन जाएगा क्योंकि उसका साइड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए टोकन का संख्या 9 है तो भी वर्ग बन जाएगा, टोकन का संख्या अगर 16 है तो भी वर्ग बन जाएगा। यानी कि उसको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो a² होता है और ये सब क्या है, पूर्ण स्क्वायर है, यानी कि होल स्क्वायर है। और फ्रेंड्स बोलता है कि वह वर्ग बन पाता है यदि टोकन की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है तो वह एक वर्ग नहीं बन पाता है। मतलब अगर टोकन हमारे पास 2 टोकन है, हमारे पास अगर 4 टोकन है तो वर्ग बनेगा, 9 टोकन है तो वर्ग बनेगा, 16 टोकन है तो वर्ग बनेगा, 25 टोकन है तो हम वर्ग बनाने का मतलब कि ऐसे हम टोकन को सजा दिए 4 टोकन तो ये वर्ग बन गया ना, है ना। 9 टोकन होगा तो हम उसको ऐसे हम सजा सकते हैं, देखिए तो ये मतलब कि वर्ग बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से यानी होल में होगा, पूर्ण स्क्वायर में होगा तो उसका वर्ग बनेगा। अगर उसके अलावा अगर स्क्वायर में नहीं होगा तो वर्ग नहीं बन पाता है, ठीक है। यह गतिविधि उसे समझाने में मदद नहीं करती है। अब ये जो गतिविधि कराया जा रहा है वो मतलब कि बच्चों को क्या चीज़ समझने में मदद नहीं करेगी। अब देखिए प्रत्येक टोकन का आयतन, ठीक है, वर्गों का क्षेत्रफल तो आरामी से पता चल जाएगा, 16 तक के संख्याओं के गुणनखंड भी पता चल जाएगा, पूर्ण वर्ग की भी इससे जानकारी मिल रही है, लेकिन आयतन का जानकारी इससे नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स प्रत्येक टोकन का आयतन ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, जो कि इस गतिविधि से बच्चों को आयतन के बारे में जानकारी नहीं मिलेगा। आगे हम देखते हैं दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। सिंपल सा फ्रेंड्स ये क्या है कि 0.54 इंटू 0.01 इंटू 0.4, तो आप सिंपल सा 54 इंटू 4 करा दीजिए। 54 इंटू 4 अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 216, लेकिन देखिए राइट साइड से आप डेसिमल को काउंट कर लीजिए। 1 अंक के बाद डेसिमल है, यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल है और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद डेसिमल है। तो 2, 2, 4, 1, 5 अंक के बाद डेसिमल होना चाहिए, बट हमारे पास तो 3 ही अंक है तो हम यहाँ पर 2 0 लगा लेंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए डेसिमल के बाद हमारे 5 डिजिट हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए ढूंढिए, 4 में आपका है 0.0026। सिंपल सा ये इंटू कराना है और जितना डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना डिजिट डेसिमल के बाद हमारा होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया, जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट देखते हैं 33। इसमें आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए इसको आप इंटू करा लीजिए, 2 इंटू 3/4, तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 4 प्लस 3,
ठीक है। अब बाई 4 इसको ऐसे तोड़ा जाता है, यानी मिक्स फ्रैक्शन है, इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 तीन 11, अब बट्टा 4, 11/4 kg हो गया। प्लस इसको भी अगर आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसको आप तोड़ेंगे तो 3 × 4 + 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, आप बट्टा 4 तो रहेगा ही नीचे में। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 × 12, 12 × 13, 13 + 4, ठीक है, सॉरी 13/4। ये हमने प्लस क्यों किया? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा जा रहे हैं, यानी कि 11/4 kg और 13/4 kg चीनी के पैकेट से 1/8 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जो 11/4 हो गया और ये 13/4 हो गया। तो ये दोनों चीनी का पैकेट है, तो इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स ये 24/4, यानी कि यहाँ पर आ गया 6 kg। आप ये सिंपल से समझिए कि 6 kg चीनी का पैकेट है और 6 kg को 1/8 kg का छोटे छोटे पैकेट बनाना है, तो कितना पैकेट बन पाएगा? तो 6 kg डिवाइडेड बाई 1/8 kg, ठीक है, इसको आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए। तो 6 × 8/1, यानी ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड में दोस्तों क्या होता है कि उसके नीचे वाला मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो ये क्या होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो यानी कि 6 8 × 48, यानी कि आपका 48 पैकेट बनेगा। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे हम बढ़ते हैं 34। अब देखिए 34 जो आपका क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सिंपल सा, अगर आप वर्ग याद किए होंगे फ्रेंड तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। देखिए 169 भी वर्ग है और 625 का वर्ग है, ये 13 का आपका वर्ग हो जाएगा, ये आपका 15 का वर्ग हो जाएगा, लेकिन 222 ये किसी का वर्ग नहीं है और यही आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 35 में है 2 अंकीय संख्याओं के दोनों अंकों का योग। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, दोनों अंकों का योग कितना है 12। अब देखिए दोनों अंक का सम क्या है, चारों में 12 ही है। तो अब फ्रेंड्स अगला स्टेप में देखेंगे, यदि इन संख्या में से कौन सा, ये जो संख्या दिया गया है उस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना, मतलब उन संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रहा है 12, लेकिन इस जोड़ का 3 गुना अगर हम माइनस कर दे रहे हैं उस संख्या में से, इस संख्या को x मान लेते हैं, इसमें से अगर हम माइनस कर दे रहे हैं इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना, यानी कि बढ़ती है 36 हो जाएगा 3 गुना, अगर हम घटा देते हैं तो उस संख्या का अंक पलट जाता है। अंक पलटने का मतलब ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, जैसे 57 है ना तो 75 हो जाएगा, लेकिन माइनस करने पर। अब आप खुद दिमाग से अपना सोचिए कि अगर कोई चीज़ हम माइनस करेंगे, अगर 57 में से कुछ हम माइनस करेंगे तो ये 57 75 होगा, ज़्यादा होगा कम होगा। कोई अगर हम माइनस करेंगे डिजिट को तो संख्या डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, जबकि 57 को अगर पलटते हैं तो 75 तो पलट जाता है, यानी कि 3 गुना माइनस करने पर, 12 का 3 गुना माइनस करने पर अंक पलट जाता है। अंक पलटने का मतलब 75 हो जाता है। तो 57 में से हम कुछ भी माइनस अगर करेंगे तो 75 नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन ये आपका नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अंक पलटेगा तो ये 84 हो गया, 48 से ज़्यादा हो गया। कोई भी चीज़ माइनस करने पर 48 कभी भी 84 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन आपका बच गया। अब देखिए फ्रेंड्स 75 में से अगर आप माइनस करेंगे 36 तो क्या ये 57 आएगा? तो देखिए 15 में से 6 गया 9, तो देखिए ये 57 आना था लेकिन ये तो 9 आ रहा है, यानी लास्ट में 9 आ रहा है। और ऐसे भी आप करके देख लीजिए, 6 में से 3 गया 3 यानी 39, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। अब बच गया 84, तो ये आपका दोस्तों हो गया थर्ड ऑप्शन। अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए 84 में से अगर आप 36 माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 84 को पलटने पर क्या बनेगा 48, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में फ्रेंड्स है संख्या 24,879। अब देखिए फ्रेंड्स 24,879 में आपको भाग देना है 27 से, ठीक है। अब इसमें 27 अगर आप भाग देंगे तो आप भाग देख के देखिए 9 बार में अगर आप लेकर जाएंगे तो 243 होगा और ये आपका बच जाएगा 57, ये कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा दोस्तों, यहाँ पर 7 उतर गया, ठीक है। तो फिर 27 दूनी 54, यानी कि यहाँ से 3 बच जाएगा, फिर 9 उतर जाएगा और यहाँ पर आपका एक ही बार में जाएगा 27। अब यहाँ पर आ जाएगा 12, ये 12 शेष बच गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसी प्रकार से 36,700 यानी कि 36,700 नहीं, यहाँ पर 36,700 नहीं है, 3,67,842 है। तो फ्रेंड जो भी है 3,67,842
842 को आपको भाग देना है दोस्तों 23 से। तो 23 से भाग देंगे तो शेषफल के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। अब ध्यान से यहाँ समझिएगा, यानी कि 27 से फ्रेंड्स हमें भाग देना है 24,879 को, तो शेषफल क्या आया? 12 आया। उसी प्रकार से 23 से भाग देना है 3,67,842 में, ठीक है। 3,67,842 में अगर हम 23 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा, ये आपको देखना है। तो देखिए थोड़ा लंबा है और भाग देने मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को आता होगा, उम्मीद किया। अगर आप सेटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो एटलीस्ट जोड़ घटाव गुना भाग तो सभी को आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे और मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर डिवाइड करने के बाद आपका शेष 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 12 बच गया। आप करें इन शेषफलों के योग को, शेषफल के योग यानी 12 + 3 ये हो गया 15, इसको 4 से विभाजित किया जाता है, यानी 15 को 4 से भाग दीजिए। तो 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? 4 × 12, यानी 12 15 में से गया 3 आपका शेषफल आएगा। तो 3 यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 4th ऑप्शन में 3 है, तो ये आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। 37 में चलते हैं फ्रेंड। 2 संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? दाईं तरफ यानी राइट साइड कितने जीरो मिलते हैं? 4 जीरो मिलते हैं, ठीक है। 2 संख्या को, अब कौन कौन संख्या है ये नहीं पता, बट फ्रेंड्स दाईं साइड और भी इसमें डिजिट होंगे, लेकिन 2 संख्याओं को इंटू करने पर दोस्तों 4 गो जीरो राइट साइड में मिलेंगे, ठीक है। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या है और उसके राइट साइड में कितने हैं? 2 जीरो, जैसे मान लीजिए कि 400 ही हो गया, ठीक है। तो 2 जीरो राइट साइड में है ना, तो कह रहे हैं तो दूसरी संख्या, अब जो दूसरी संख्या मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर हो, तो उसके दाईं साइड कितने शून्यों की संख्या होगी, कितनी जीरो होंगे कि प्रोडक्ट करने पर 4 जीरो राइट साइड आएंगे। देखिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? 2 जीरो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा जीरो नहीं होगा, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही जीरो होगा। अब आप बोलेंगे इससे कम होगा तो फिर कैसे होगा? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 2 जीरो हैं, ठीक है, और हमने अगर यहाँ पर इंटू करा दिया 50 से, ठीक है, तो ये हो गया 5 का 20, ठीक है, और ये 3 जीरो हो गया ना, 4 जीरो। तो देखिए एक ही जीरो वाला से हम इंटू कराए यानी 50 से, तो कम से कम यहाँ पर दोस्तों एक तो होगा ही, ठीक है, कम से कम एक तो होगा ही। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा। 2 से अगर मान लीजिए ज़्यादा जीरो होता है, ठीक है, 2 से अगर ज़्यादा जीरो हो जाता है, कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पर है, 2 से अगर ज़्यादा जीरो होगा तो फिर इस पर 5 जीरो हो जाएगा प्रोडक्ट में, इसलिए अधिकतम 2 ही जीरो होगा। तो अधिकतम 2, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 में क्या हो जाएगा? पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। कितना मीटर का ट्रैक है? 800 मीटर का, ठीक है। यदि आप स्टेडियम के ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? अब फ्रेंड्स आपको दौड़ना कितना है? 20 किलोमीटर, लेकिन एक चक्कर लगाते हैं तो कितना मीटर होता है? 800 मीटर। लेकिन आपको दौड़ना कितना है? 20 किलोमीटर। यही आपको ध्यान रखना है, मीटर और किलोमीटर। तो देखिए हम 20 किलोमीटर को भी मीटर में बदल दिए, 1000 से इंटू करा दिया, 20 × 1000, यानी कि यहाँ पर आपका हो गया दोस्तों, देख सकते हैं 20,000। और आप एक चक्कर लगा रहे हैं तो 800 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो कितनी चक्कर यहाँ पर पूरे होंगे? ठीक है, तो यहाँ पर 25 बटे 2 से, यानी कि फ्रेंड्स 25 चक्कर यहाँ पर होगा। ठीक है, 25 आपका 4th ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 में क्या है कि एक आयत जो वर्ग नहीं है, एक आयत है लेकिन ये वर्ग नहीं है। ये क्या है? वर्ग नहीं है। में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममित होंगे? रैखिक और घुमावदार सममित होंगे, 4 होंगे। रैखिक मतलब लीनियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला में फ्रेंड्स है ना। नंबर ऑफ लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल विच कैन नॉट बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर दोस्तों टोटल कितने लाइन होंगे? तो यहाँ पर 4 होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम 40 में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है कि 2 कोण समान है या नहीं? अब देखिए 2 कोणों को मापना है, जैसे मान लीजिए कि 2 एंगल यहाँ पर आपको मापने के लिए कह दिया जाए और बताना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है या नहीं, तो इसमें से कौन सा गतिविधि का हम प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात आपसे पूछा गया है। एक आयत की पट्टी जो किनारे से एक अस्थाई आयत से क्या है? जुड़ी है और जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है,
तो बिल्कुल इसे माप सकते हैं ना, यहाँ पर ऐसे रख के माप सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, चांद से भी माप सकते हैं कि इक्वल है या नहीं। एक कोण का कटआउट जो दूसरे को अतिछादित करता है, बिल्कुल मतलब अगर मान लीजिए कि एक कोण का कट इस पर हमने रखा, ये पूरी तरह ढक लिया, अगर दूसरे पे भी हमने रखा पूरी तरह ढक लिया तो इक्वल है, नहीं ढका तो इक्वल नहीं है। ठीक है, रेखनी ये यूज नहीं होगा, इससे हम एंगल को नहीं यानी रूलर से हम नहीं बता पाएंगे कि क्योंकि रूलर से हम एंगल कैसे मापेंगे, इसलिए आपका ये रेखनी जो है ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है इसलिए गलत जो है वही होगा सही। हम आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स 41 में। करुणा ने 4 भूमिखंडों, अब देखिए करुणा ने 4 भूमिखंड A, B, C, D का परीक्षण किया जिनका क्षेत्रफल क्रमशः, क्रम मतलब एक का 20 × 30, 20 × 30 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर 23 × 27 मीटर, 23 मीटर मतलब लंबाई चौड़ाई दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको खुद निकालना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अगर आप 23 × 27 करेंगे तो 621 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सी का 24 × 26 यानी कि 24 मीटर चौड़ाई होगा, 26 मीटर उसका लंबाई होगा, तो 24 × 26 करेंगे तो 624 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 25 × 25 यानी कि 625 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया, हमने निकाल दिया एरिया, लेकिन यहाँ पर तो लंबाई चौड़ाई दिया था, एरिया हमने निकाल दिया। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सा ज़मीन लेनी होगी, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है उस पर ज़्यादा पेड़ लगेगा, यानी कि 625 जो कि डी का है, और डी ऑप्शन आपका दिया गया है 4 में, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे हम बढ़ते हैं 42 में है कि भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर है। शिमला से मुंबई की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। शिमला से देहरादून की दूरी 2 सेंटीमीटर है, सॉरी 2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 2.5 किलोमीटर दर्शाता है, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब फ्रेंड्स यहाँ आपको ध्यान देना है कि देखिए दिल्ली से शिमला का दूरी कितना है 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन 1 सेंटीमीटर में 250 किलोमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, 250 से इंटू करा दीजिए। और फ्रेंड्स ये इंटू कराएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 625 किलोमीटर ये आपका बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉइंट और ये 0 कटा दीजिए। ठीक है, 25 × 25 625 हो जाएगा। उसके बाद दिल्ली से देहरादून DE लिख देते हैं, DEH लिख देते हैं, देहरादून समझिएगा, D फॉर दिल्ली और DEH जो लिखे हैं वो देहरादून। तो ये जो है 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 250 किलोमीटर, तो इसमें फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अगर इंटू कराएंगे तो 375 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद शिमला से मुंबई के बीच की दूरी, अब देखिए शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें 250 से इंटू कराएंगे, किलोमीटर में इसको बदलेंगे तो 1125 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शिमला से देहरादून के बीच की दूरी, शिमला से देहरादून, तो ये आपका है 2 सेंटीमीटर, 2 × 250 यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 500 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हिया को देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करनी है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए देहरादून से कहाँ जाना है, शिमला, तो शिमला टू देहरादून या देहरादून टू शिमला। आप शिमला से देहरादून आएंगे या देहरादून से शिमला जाएंगे, दूरी तो उतना ही तय करना पड़ेगा ना। तो देखिए वो देहरादून से पहले कहाँ जाएगी, शिमला। तो देहरादून और शिमला के बीच की दूरी कितनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना चाहूँगी। देखिए देहरादून शिमला के बीच की दूरी है 500 किलोमीटर। उसके बाद फिर शिमला के बाद कहाँ जाएगी, मुंबई। तो शिमला और मुंबई, देखिए शिमला और मुंबई के बीच कितना दूरी है 1125। बाकी ये सबका तो करने की ज़रूरत ही नहीं था, है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप करते हैं तो बस ये दोनों का ही डिस्टेंस आपको निकालना होगा, 1125 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। ये अगर आप ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 1625 किलोमीटर। 1625 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा हिया को, और ये आपका जो ऑप्शन है 1625 किलोमीटर 4th में दिया गया है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 43 में फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन, एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसका स्कूल जो है उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वो 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुँच पाएगा। देखिए फ्रेंड्स
ये उसका हो गया घर और ये हो गया स्कूल। इसके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, बट मैं इसको मीटर में बदल देती हूँ। 5000 मीटर हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में 100 मीटर चलता है, तो दोनों को एक ही यूनिट में रखना होगा। 1 मिनट में अगर वो चल रहा है 100 मीटर, तो 5000 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी 50 मिनट लगेगा। यानी कि वो अपने घर से अगर निकलता है तो स्कूल पहुंचने में उसको टाइम जो लगेगा वो 50 मिनट का लगेगा। कितना लगेगा? 50 मिनट। कैसे? क्योंकि 5 किलोमीटर 5000 मीटर है और 1 मिनट में 100 मीटर चल रहा है, तो 5000 मीटर चलने के लिए 50 मिनट चाहिए। अब वो अपने घर से 7:45 में निकलता है, तो उसको 50 मिनट चाहिए ना। तो देखिए 8 यानी कि 15 मिनट इसमें और होगा तो 8 बज जाएगा। 7:45 में निकला है तो दोस्तों 8 बजेगा तो 15 मिनट होगा। लेकिन और आप बताइए 50 मिनट उसको टाइम टोटल चाहिए, तो 50 में से 15 अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो कितना? 35 मिनट। 35 मिनट और चलना होगा। यानी 7:45 में घर से निकला, चलते 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 8 बज गए तो 15 मिनट हो गया, और उसको कितने चलने हैं? और 35 मिनट चलने हैं, क्योंकि 50 मिनट उसको टाइम लग रहा है। तो 8:35, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन निकल कर आ गया, क्योंकि 8:35 7:45 से लेकर और 8:35 के बीच में जो टाइम होगा दोस्तों 50 मिनट का होगा। कैसे? 7:45 हो गया तो 8 बजेगा तो कितना मिनट हो गया? 15 मिनट हो गया। ठीक है, 15 मिनट हो गया। और 8:35, 15 और 35 आप देखेंगे तो 50 हो गया, और 50 मिनट ही लग रहा है, तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? -2 + 4 -6, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्लस है एक माइनस है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका आएगा -2 और -6, ये कितना हो जाएगा? -8, और -8 हो गया। उसके बाद 4 और 8, ये 8 4 12 हो गया, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका एक अल्टरनेट करके प्लस है और एक अल्टरनेट करके माइनस है, और एक से दूसरे के बीच में 2 का डिफरेंस है। जैसे इन दोनों में देखेंगे तो 2, फिर इन दोनों में देखेंगे तो 2, ठीक है, फिर इन दोनों में देखेंगे तो 2, और ये कितना तक ऐड करना है? 100 तक। इसका मतलब ये आ जाएगा 50। अगर ये 2 का डिफरेंस प्लस माइनस नहीं होता तो फिर ये दूसरा फार्मूला से सॉल्व होता है। और इसका आपने देखा होगा नेचुरल नंबर का सम, स्क्वायर का सम, क्यूब का सम का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे भी आप ये बना सकते हैं। या आपने एसएन का जो फार्मूला सीरीज़ वाला आपने पढ़ा होगा n/2, यहाँ पर 2a + n - 1 × d, इससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 50। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये सीरीज़ में है इसलिए मैंने बोला कि इस सीरीज़ में है, तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा इस फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में an का फार्मूला an दिया हुआ है, an आपका दे दिया गया है 100, और n फ्रेंड्स यहाँ पर आप निकाल लेंगे और sn आपका निकल जाएगा। पहले आपको an दिया गया है, d यहाँ पर आपका 2 है, और a का वैल्यू आपका -2 है। ठीक है, और जैसे आप n निकाल लेंगे तो sn भी आपका निकल जाएगा इस फार्मूला से। आगे हम फ्रेंड देखते हैं 45 में आपका क्या है? 45 में फ्रेंड्स आपका है कि मीता केवल 2 रुपये के सिक्का इकट्ठा करना चाहती है। कितने रुपए का? 2 रुपये का वो सिक्का इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदल कर 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा। एक गुल्लक था और गुल्लक को दी उसकी माँ और बोली कि इस गुल्लक को लेकर जाओ और इसमें जो भी पैसे हैं उसको 2 रुपये में कन्वर्ट करके लेकर आओ, है ना। तो गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपये के 2 नोट मिले, तो कितने रुपये हो गए? 200 हो गए। ठीक है, 20 रुपये के 3 नोट मिले तो 20 × 60 रुपये हो गए। ठीक है, 10 रुपये के 10 नोट मिले यानी कि 100 रुपये हो गए। 5 रुपये के 50 नोट मिले यानी कि 250 हो गए। अब 5 रुपये का 50 नोट होगा तो 50 × 5 कीजिए, 250 होगा। 1 रुपये के 77 सिक्के हुए तो 77 रुपये हो गए। और उसके बाद 50 पैसे के 98 सिक्के थे, तो बताइए अगर 98 सिक्के 50 पैसे के हैं तो रुपये कितने होंगे? फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चौक 8 2 9 18 49 रुपये होंगे प्लस 49। ये टोटल आप जोड़ दीजिए कि कितना रुपया हुआ। अगर फ्रेंड्स ये टोटल को अगर आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 736 निकल जाएगा, इतना रुपया होगा। लेकिन उसको चाहिए 2 रुपये का सिक्का, तो इसमें आप कन्वर्ट कर दीजिएगा तो 368 गो 2 रुपये का सिक्का होगा, जो कि आपका ऑप्शन 2 में दिया गया है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 46 में देखिए क्या है। कक्षा 3rd की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए।
कक्षा 3rd की अध्यापिका ने। इस तरह का उन्होंने प्लस करने के लिए दिया। बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रिका वर्कशीट हल करने के लिए दी, जिसमें समरूप प्रश्न थे, ऐसे ही प्रश्न थे, वर्कशीट मिला, ठीक है, जो स्कूल में मिलते हैं ना बच्चे को, उस प्रकार से। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन दी गई स्थिति के लिए उपयुक्त है? कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है ये तथा प्राथमिक स्तर पर हतोत्साहित होना चाहिए। क्या ये बात सही है? मतलब कि इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो कार्य ड्रिल यानी कि अभ्यास प्रैक्टिस पर आधारित है और प्राथमिक स्तर पर इस चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह के बच्चों को केवल हम क्वेश्चन भर भर के दे देंगे कि बना करके लाओ, ऐसा ये कोई सही तरीका नहीं है। देखिए जहाँ पर ड्रिल एंड प्रैक्टिस चीज़ें आती है ना, तो ये ड्रिल निगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स। और इस तरह का वर्क बच्चे को अगर हम दे रहे हैं और उसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के दे रहे हैं वर्कशीट पे भी, किसी को प्रैक्टिस करो, तो ये कहीं सही नहीं है। हतोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए उत्साहित रहता तो फिर ये ऑप्शन नहीं होता, हतोत्साहित दिया गया है, तो ये तो बात सही है ना कि इस तरह के चीज़ों को हमें हतोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। आगे के ऑप्शन को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यह एक खुले सिरे वाले प्रश्न। खुले सिरे वाले कैसे हैं? अब जैसे यहाँ पर अगर हम बोले 2+4, तो ये तो इसका आंसर एक ही होगा ना, 6 है। जिसमें बच्चे का थोड़ी है कि कोई क्रिटिकल जो थॉट है या मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग की जो बात की जाती है वो थोड़ी डेवलप यहाँ पर होगा। ये एक संदर्भात्मक प्रश्न का उदाहरण है, ये भी नहीं होगा। समय बचाने के लिए शिक्षक का समय बचाने की बात क्यों की जाएगी? तो ये भी गलत है, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 47 में है फ्रेंड्स, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान यानी करके सीखना से क्या अभिप्राय है? करके सीखना का मतलब क्या है? अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम या को सीखना। तो इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। मतलब करके सीखना का मतलब क्या है? प्रश्नों को बहुत बार करके देखना जब तक क्रिया विधि रटकर स्मरण। देखिए जहाँ ये रट स्मरण ये आएगा निगेटिव। पाठ्य पुस्तक ये भी नहीं, बिल्कुल। स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना ये भी नहीं। करके सीखना का मतलब अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधि है ना, क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम, बिल्कुल ठीक है। तो प्रश्न हल करके सीखना ये सब चीज़ें नहीं है, गतिविधि से सीखना है ना, कुछ क्रिया करके सीखना। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 में फ्रेंड्स है कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन। कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित है। अब देखिए यहाँ पर आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ? डाटा हैंडलिंग। ये एक चैप्टर होता है मैथ्स का दोस्तों, जो 7, 8, 9, 10 हर क्लास में पढ़नी होती है। चलिए 48 कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित है। किससे सम्मिलित है? आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का निरूपण से है, तो बिल्कुल आंकड़ों का निरूपण यहाँ करना होता है। आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का संग्रहण। देखिए आंकड़ों का संग्रहण तो नहीं होगा, आंकड़ों का एकत्रीकरण होगा, ठीक है। ABC आपका सेकंड में है, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 49 में देखिए क्या है? राष्ट्रीय पठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता करती है और छात्रों को संलग्न यानी कि व्यस्त रखने में सहायता हो सकती है। अतः कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति विद्यालय की सभी परीक्षाओं में देनी चाहिए। क्या ये बात सही है? तो फ्रेंड्स ये बात सही नहीं है। पेपर पेंसिल की कलन विधि, पेपर पेंसिल ये भी आपका दोस्तों एक कलन विधि को समाप्त कर देना चाहिए, बिल्कुल समाप्त नहीं करना चाहिए। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं की शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल ये बात सही है। कक्षा में श्याम पट स्मार्ट बोर्ड बदल देना चाहिए, ये सबसे कुछ नहीं होगा। तकनीकी का उपयोग गणित में अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए तकनीक का, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। थर्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 50 में फ्रेंड्स क्या है? यूनिसेफ समर्थित पहल बाला हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बाला है। बाला क्या है? बुक्स एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 51 में देखिए फ्रेंड्स क्या है? 51 में आपका क्वेश्चन है पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। जो मतलब पैटर्न को पहचानना है और उनको पूर्ण करना है।
तो प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है जो छात्रों में सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को क्या करता है, विकसित करता है। छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए तैयार करता है। छात्रों को गणितीय पहेलियाँ हल करने में सहायता करता है। छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं तथा संख्या और संक्रियाओं के गुणों को समझने में सहायता करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बेस्ट है। आगे देखते हैं 52। कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापकों ने छात्रों के निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकलनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना, मतलब अलग अलग विधि ढूंढना, उनकी प्रगति को रिकॉर्ड करना, इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी, सबसे कम विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक योजनाओं के विकास के लिए। क्या इसके लिए कम उपयोगी होगी? विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम बच्चे को क्रम करने के लिए, अलग अलग वरीयता देने के लिए नहीं इसका करते हैं, तो सबसे कम उपयोगी इसी में होगा, यानी सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे 53 में देखते हैं। एक बच्चा कहता है कि 1/2 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2 3 से छोटा होता है। इस गलत यानी कि भ्रांति के निवारण हेतु इनमें से कौन सा तकनीक सबसे कम मददगार होगा? ध्यान दीजिएगा, कम मददगार होगा। बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना। क्या हम ये बोलेंगे? अब देखिए यहाँ पर व्याख्या देने और उसको रटंत करवाने के लिए कि ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो छोटा, ये सबसे कम उपयोगी, यही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि सबसे कम उपयोगी पूछा गया है। वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग, ये तो सही है। विभिन्न उदाहरणों में पेपर फोल्डिंग की सहायता, ये भी सही है। दोनों भिन्न का चित्रात्मक रूप निरूपण, ये भी सही है, लेकिन ये कम उपयोगी होगा और यही आपसे पूछा गया ऑप्शन फर्स्ट। 54 में फ्रेंड्स क्या है? स्वतः शोध शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वतः शोध शब्द का अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 55 में आपका क्वेश्चन है, सुश्री जेनी कक्षा 2 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई हैं और आपको 3 इकाई में से कितनी निकालनी है, जो शेष संख्या क्या मिलेगी? क्या कर रहा है कि आपके पास 3 दहाई हैं, ठीक है, और आपको 3 इकाई इसमें से निकालनी है, तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। मतलब बच्चे अगर इस तरह की गलती करते हैं इकाई दहाई वाले में, तो हमें एज अ टीचर बच्चे को क्या करना चाहिए, किस चीज़ पर बल देना चाहिए? अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और क्वेश्चन दे देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। पहले योग की संक्रियाओं को सुदृढ़ करने पर और फिर व्यकलन की, यानी पहले बोलेंगे कि जोड़ पहले सीखो फिर घटाओ, क्या इससे इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, इसका प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसको इकाई दहाई स्थानीय मान में प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं। विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, केवल जिसमें ऑप्शन लग जाएगा वो बिल्कुल नहीं होगा। आगे हम 56 देखते हैं। निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? देखिए, कौशल नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं कि मतलब समय मापने का कौशल नहीं है। घड़ी में समय देखना, ये समय मापने का तो कौशल है फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक घटना की अवधि ज्ञात करना, ये भी समय मापने का है, अवधि ज्ञात करना। समय मापने की अलग अलग इकाइयों के बीच संबंध स्थापित करना, ये भी है। रात में तारों की स्थिति का अनुमान, तारों की स्थिति से थोड़ी पता चलेगा समय, तो 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन। आगे हम देखते हैं 57 में आपका क्वेश्चन है, हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान, स्थित चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थिति या संदर्भ, ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करते हैं। क्या करता है दोस्तों? यानी कि हस्त कौशल सामग्री जो है, या लिखित संकेत जो है, या चित्र, स्थिर चित्र जो है, या मौखिक और लिखित भाषा जो है, वास्तविक संसार की स्थिति जो हो गया, ये जो 5 तरीके हैं, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? गणितीय विचार को, ज्यामितीय विचार को, किस चीज़ों को प्रदर्शित करता है? या गणितीय पाठ्यक्रम या गणितीय शब्दावली? तो देखिए, गणितीय विचार को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 58 में फ्रेंड्स आपका है, प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियों को हल करना आवश्यक होता है। कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को
में यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेली जो हल करवाया जाता है वो किससे करवाया जाता है कि प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान हो सके, क्या इसके लिए कराया जाता है? छात्रों को मनोरंजन करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, बिल्कुल समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए करवाया जाता है। लास्ट हमारा क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड हमारा लास्ट है 59 में आपका क्वेश्चन है वैन हेले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? विश्लेषण स्तर, ध्यान रखिएगा, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं, तो ये इसमें तो कोई विश्लेषण की बात ही नहीं होती है। यानी कि फ्रेंड्स इसके अलावा सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति की पहचान करती है और तीन सीधी रेखाओं बंद होती है, ये तो और नहीं है ऑप्शन, यानी कि कहीं ना कहीं यही हमारा ऑप्शन होगा। बट आगे और देख लेते हैं। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसके लिए आधार का कोण बराबर होना चाहिए। सीमा जानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज हैं, लेकिन सभी समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं और दो बराबर कोण होते हैं, तो ये विश्लेषण के बात यहाँ पर विश्लेषण स्तर का हो गया। ठीक है, तो आपका वैन हिले के 5 चिंतन का स्तर है, उसको आप देख लीजिएगा, जरूर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है? देखिए लैंगिक पक्षपात की बात यहाँ पर की जा रही है, जो सूचक है। गणित की पाठ्य पुस्तकों में महिला गणितज्ञों की सफलताओं का उल्लेख किया, महिला का इसमें उल्लेख किया जा रहा है, तो ये तो पक्षपात नहीं हुआ। गणित अधिगम के लिए लड़कियों और लड़कों को एक समान अवसर दिया जाना, ये भी पक्षपात नहीं हुआ। गणित में उच्चतर शिक्षा के लिए लड़कों और लड़कियों को दोनों को समान अवसर, ये भी सही है। अब देखिए लास्ट ही ऑप्शन आपका होगा, बट देख लीजिए, लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उनके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता के श्रेय उनके प्रयासों को, मतलब लड़कियां प्रयास से गणित में सफल होती है, लेकिन लड़के सामर्थ्य से। दोनों में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर यानी कि पक्षपात किया गया है ना, लड़की को अलग चीज़ें बताना, लड़के को अलग, इस तरह से मतलब दोनों को अलग अलग तरीके से आंकना, दोनों में विभेद करना, तो ये आपका लैंगिक पक्षपात का होता है एग्जाम्पल। और ये फ्रेंड्स आपका हो गया ऑप्शन 4, क्योंकि ही पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें लैंगिक पक्षपात आपको देखने को मिलता है। तो चौथा, तो फ्रेंड्स ये अभी हमने 30 मार्क्स का डिस्कस किया मैथ्स का, जो कि आपका 23 दिसंबर का पेपर ऑनलाइन 2021 में हुआ था, वो पेपर था सीटेट का। और दोस्तों आप सभी लोग इससे पहले वाली सारी वीडियो को देख लीजिएगा। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 30 क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।